बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और इसी सिलसिले में हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। आज मैं आपकी खिदमत में लेक्चर नंबर 6 रिकॉर्डिंग प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट चीज़ दी अकाउंट के अकाउंट यानी लेजर कैसे बनता है, इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रोल क्या होगा और इसकी फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फॉर्मेट्स यानी टेम्पलेट यूज़ किए जाते हैं और ये किस मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, इस चीज़ का हम जिक्र करेंगे। चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ मैं राना शहजाद अली, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेक्चर्स के साथ। सबसे पहले हम अपने इस चैप्टर का प्रीव्यू करते हैं। जैसा कि इसकी एक टॉपिक आउटलाइन बनी हुई है, सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक होगा दी अकाउंट पे, हम जिसमें डेबिट्स एंड क्रेडिट के कवानीन की बात करेंगे और इन डेबिट्स एंड क्रेडिट का इक्विटी रिलेशनशिप्स क्या होता है, यानी अकाउंट कैसे इक्विटी के अंदर जो चेंजेस होती हैं उनको जस्टिफाई करते हैं। और फिर नंबर 3 पे हम समरी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स की बात करेंगे। हमने इस पूरे टॉपिक को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है और 3 हिस्सों पे ही हमने 3 लेक्चर्स डिज़ाइन किए हैं। पहला हिस्सा जो कि आज का लेक्चर नंबर 6 यानी दी अकाउंट, सेकंड पार्ट इसका जो स्टेप्स इन रिकॉर्डिंग प्रोसेस, जिसको हमने लेक्चर नंबर 7 का नाम दिया, जो फर्दर हम डिस्कस करेंगे, और जबकि ट्रायल बैलेंस पे लेक्चर नंबर 8 होगा। तो आज के जो इश्यूज़ हैं इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो पहले हम आज के लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक अकाउंटिंग के अंदर चल रहा है वो रिकॉर्डिंग प्रोसेस है। रिकॉर्डिंग प्रोसेस के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव का जिक्र करते हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर या इस लेक्चर को स्टडी करने के बाद यू शुड बी एबल टू, आप इस काबिल होंगे, टू एक्सप्लेन व्हाट एन अकाउंट इज़, कि अकाउंट क्या चीज़ है यानी लेजर किसे कहते हैं, एंड हाउ इट हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग प्रोसेस, और रिकॉर्डिंग प्रोसेस के अंदर इसका रोल क्या होता है, यानी ये जो अकाउंट है ये रिकॉर्डिंग प्रोसेस के अंदर क्या रोल प्ले करता है। हमारे आज के लेक्चर का सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा डिफाइन डेबिट्स एंड क्रेडिट्स एंड एक्सप्लेन देयर यूज़ इन रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, यानी जब हम किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को या अकाउंटिंग इवेंट को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में नोट करते हैं तो उसको डेबिट या क्रेडिट के फॉर्म में नोट किया जाता है। और फिर हम इसका तज़किरा करेंगे कि इसका रोल बिज़नेस ट्रांजैक्शन को नोट करने में क्या होता है, किस वक्त चीज़ें डेबिट होती हैं, और फिर स्पेसिफिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का जिक्र करेंगे। और स्टूडेंट की आसानी के लिए इसकी एक समरी मैं आपके सामने पेश करूँगा ताकि इसकी मदद से स्टूडेंट्स आसानी से अंडरस्टैंड कर जाएं कि किस वक्त अकाउंटिंग हेड्स डेबिट होते हैं और किस वक्त क्रेडिट होते हैं, इनके स्पेसिफिक रूल्स क्या हैं। हमारा आज के लेक्चर नंबर 6 यानी रिकॉर्डिंग प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट जो है दी अकाउंट में, हमारा फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लेन व्हाट एन अकाउंट इज़, कि अकाउंट क्या है, एंड हाउ इट हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग प्रोसेस, और ये रिकॉर्डिंग प्रोसेस की हेल्प कैसे करता है। तो एन अकाउंट कैन बी इलस्ट्रेटेड इन ए टी अकाउंट फॉर्म, इसको एक टी अकाउंट फॉर्मेट में भी बताया जाता है। यानी जब बिज़नेस ट्रांजैक्शंस की हम एक जर्नल की सूरत में नोट कर लेते हैं और उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो नॉर्मली उसको लेजर का नाम दिया जाता है। लेकिन पहले हमने, चूँकि जैसा कि हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में डिस्कस किया था, चीज़ों को जब हमारे सामने बिज़नेस या अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आती हैं तो हम पहली स्टेज पे उसे आइडेंटिफाई करते हैं, आया
कि ये बिज़नेस से रिलेट करती हुई ट्रांजैक्शंस हैं या नहीं हैं। जब हम इसको जस्टिफाई कर लेते हैं तो फिर हम उसकी पहचान करते हैं कि इसमें जो चेंजेस हो रही हैं या जो चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं, ट्रांजैक्ट हो रही हैं, उनका ताल्लुक एसेट्स के साथ है, लाइबिलिटीज़ के साथ है, एक्सपेंसेस के साथ है, इनकम्स के साथ है, रेवेन्यूज़ के साथ है, या इक्विटी यानी कैपिटल के साथ है। तो अकाउंट क्या चीज़ है? रिकॉर्ड ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन अ स्पेसिफिक एसेट, लाइबिलिटी, स्टॉक होल्डर इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस आइटम। यानी एक ऐसा फॉर्मेट या एक ऐसा शेड्यूल कि जिसको इस्तेमाल किया जाता है जब हम अपने मुख्तलिफ अकाउंटिंग हेड्स, चाहे वो एसेट्स हों, लाइबिलिटीज़ हों, स्टॉक होल्डर इक्विटी हो, रेवेन्यू हो या एक्सपेंस हो, उनको रिकॉर्ड करने के लिए, चाहे वो बढ़ रहे हों चाहे वो कम हो रहे हों। फर्दर आगे जाके हम इनके कवानीन को भी डिस्कस करेंगे कि कब इनको डेबिट किया जाता है और कब इनको क्रेडिट किया जाता है। तो ये जो शेड्यूल होता है इसके दो पार्ट होते हैं। ये जो दरमियान में एक लाइन है जो कि इस शेड्यूल को दो हिस्सों में तकसीम कर रही है, इसकी लेफ़्ट साइड वाला जो कॉलम है या लेफ़्ट साइड वाला जो पार्ट है, इसको हम डेबिट का नाम देते हैं और सिंप्लीफाइड वर्ड्स में इसको DR यानी डेबिट लिखा जाता है। इसी तरह क्रेडिट साइड पे जो हिस्सा होगा उसको क्रेडिट यानी CR कहते हैं। तो ये हमारे पास एक अकाउंट है जो कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को स्पेसिफिक शेड्यूल में नोट करने का नाम है। डेबिट्स एंड क्रेडिट। अब हम इसकी डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम की वजाहत करेंगे और आज के हमारे लेक्चर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 2 भी यही है, डिफाइन डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, कि डेबिट्स एंड क्रेडिट्स क्या हैं, एंड एक्सप्लेन देयर यूज इन रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को नोट करने में इनका रोल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम इस चीज़ की वजाहत करने के लिए, स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चीज़ को मैं बयान करना चाहूँगा कि स्टूडेंट के इल्म में हो कि डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम है क्या चीज़। नॉर्मली इसकी नेम को देख के तो यही समझ आती है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें चीज़ों को दो मुख्तलिफ एस्पेक्ट से नोट किया जाता है। जब एक बिज़नेस या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में नोट करते हैं तो एक अकाउंटिंग हेड को अमूमी तौर पे हम डेबिट कर रहे होते हैं और दूसरे को हम क्रेडिट कर रहे होते हैं। या आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जब किसी बिज़नेस ट्रांजैक्शन को नोट किया जाता है तो उसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि अगर एक ही चीज़ डेबिट हो रही है तो एक ही क्रेडिट हो रही हो, क्योंकि एंट्रियों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिंपल एंट्री के अंदर अगर एक चीज़ डेबिट हो रही है तो एटलीस्ट एक चीज़ क्रेडिट भी हो रही होती है। लेकिन ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और कंपाउंड एंट्री के अंदर अमूमी तौर पे एक से ज़्यादा चीज़ें डेबिट भी हो रही होती हैं और एक या एक से ज़्यादा चीज़ें क्रेडिट भी हो सकती हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जितनी चीज़ें डेबिट होंगी उतनी ही क्रेडिट होंगी, बल्कि डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट की मीनिंग्स ये हैं कि उनके जो अमाउंट्स डेबिट हो रहे होंगे, चाहे एक हेड हों या एक से ज़्यादा हेड्स हों, वो बराबर होंगी उन अकाउंट्स के जो क्रेडिट हो रहे होंगे, चाहे वो भी एक हों या एक से ज़्यादा हों। डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम क्या है? ईच ट्रांजैक्शन मस्ट अफेक्ट 2 और मोर अकाउंट्स, यानी दो या दो से ज़्यादा अकाउंट को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं टू कीप द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इन बैलेंस, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें, इस चीज़ को अपने नॉलेज में रख सकें कि डेबिट्स और क्रेडिट्स इक्वल होते हैं। हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर और लेक्चर नंबर 3 के अंदर बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन को, इसकी बेसिक्स को डिस्कस किया था और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने इसकी प्रैक्टिस भी की थी। और एक अकाउंटिंग या बिज़नेस इक्वेशन को एक्सपेंडेड फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब हम इक्विटी को एक्सपेंड करते हैं तो और बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें से निकलते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो इक्विटी में डिक्रीज़ का बायस बनते हैं, जितने भी रेवेन्यूज़ या इनकम्स हासिल होती हैं वो स्टॉक होल्डर इक्विटी के अंदर इंक्रीज़ का बायस बनती हैं, डिविडेंड भी उसके अंदर डिक्रीज़ का बायस बनती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम के तहत अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर लेफ़्ट साइड पे कोई चीज़ ऐड हो रही है तो राइट साइड पे भी कोई चीज़ ऐड हो रही होगी, लेकिन अगर कोई चीज़ लेफ़्ट साइड पे माइनस हो रही है तो राइट साइड पे भी वो माइनस हो रही होगी। लेकिन अगर हम इस एंगल से देखें कि किसी एक साइड पे ही चेंज हो रही है तो फिर लेफ़्ट साइड पे अगर कोई चीज़ ऐड हो रही है तो उसी साइड पे एक चीज़ माइनस भी हो रही होगी।
और इसी तरह से अगर लेफ़्ट साइड पे कोई चीज़ माइनस हो रही है तो उधर ही कोई चीज़ ऐड भी हो रही होगी। तो इन द नेटशेल हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन हर सूरत में, हर हाल में बराबर रहती है। रिकॉर्डिंग डन बाय डेबिटिंग एट लीस्ट वन अकाउंट, यानी हम इस रिकॉर्डिंग प्रोसेस को ऐसे फैसिलिटेट कर सकते हैं कि कम से कम एक चीज़ डेबिट हो रही होगी, यानी एक अकाउंटिंग हेड डेबिट हो रहा होगा। एंड क्रेडिटिंग एट लीस्ट वन अनदर अकाउंट, या कम से कम एक अकाउंट को हम क्रेडिट भी कर रहे होंगे कि जिसकी वजाहत मैं ऑलरेडी आपके सामने कर चुका हूँ। और इसका एक यूनिवर्सल रूल जो कि स्टूडेंट्स ने लाजमी तौर पे अपने जहन में महफूज रखना है, और वो है डेबिट्स मस्ट इक्वल टू क्रेडिट्स, कि डेबिट्स एंड क्रेडिट्स बराबर होते हैं। डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, इसको मज़ीद एक्सपेंड करते हैं। इफ़ द सम ऑफ डेबिट एंट्रीज़ आर ग्रेटर दैन सम ऑफ क्रेडिट एंट्रीज़, यानी अगर डेबिट एंट्रीज़ का सम जो है वो ज़्यादा हो उन अमाउंट से कि जितने अकाउंटिंग हेड्स क्रेडिट हो रहे होते हैं, द अकाउंट विल हैव ए डेबिट बैलेंस, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो बैलेंस होगा वो डेबिट होगा। जैसा कि आपके सामने एक इलस्ट्रेशन मैंने बयान की है, डेबिट साइड पे दो अकाउंट जो हैं वो लिखे जा रहे हैं, एक 10,000 का है और इसी तरह से एक 8,000 का है, जबकि क्रेडिट साइड पे एक ही अमाउंट मौजूद है जो कि 3,000 का है। तो जब भी हम किसी अकाउंट को बैलेंस करते हैं तो हमें दोनों साइडों को, यानी डेबिट और क्रेडिट को देखना होगा। और ग्रैंड सम की जगह ये जो नीचे आपको दोनों साइडों पे, यानी ये जो अकाउंट के जिसके अंदर एक लाइन लगी हुई है जो इसको दो हिस्सों में तकसीम कर रही है, लेफ़्ट साइड डेबिट कहलाती है और राइट साइड क्रेडिट कहलाती है। हमें ये देखना होगा कि इन दोनों में से बैलेंस बड़ा किसका है, यानी ग्रैंड सम किसका बड़ा बन रहा है। तो वाज़ेह तौर पे हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि जो डेबिट साइड है 10,000 और 8,000, इसका बैलेंस जो होगा वो 18,000 नज़र आ रहा है, जबकि क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 3,000 है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेबिट साइड 18,000 है जबकि क्रेडिट साइड 3,000 है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर होगी ये क्रेडिट साइड पे हम निकालेंगे और ये 15,000 रुपये की अमाउंट आएगी। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने निकल आया कि बैलेंस को हमने 15,000 से यहाँ पे लिख दिया। तो मज़ीद एक्सपेंड करते हैं इसी चीज़ को स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग के लिए। इफ़ द सम ऑफ क्रेडिट एंट्रीज़ आर ग्रेटर दैन सम ऑफ डेबिट एंट्रीज़, और इसके उलट अगर हम ये देखें कि अगर क्रेडिट साइड की जितनी भी एंट्रीज़ मौजूद हैं उनका बैलेंस अगर बढ़ जाए उन एंट्रीज़ से कि जिनको हमने डेबिट साइड पे एंटर किया हुआ है, द अकाउंट विल हैव ए क्रेडिट बैलेंस, तो हम यही कहेंगे कि इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट होगा। जैसा कि आपके सामने एक लेजर बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा है कि क्रेडिट साइड पे दो अमाउंट एंटर किए गए हैं 3,000 एंड 8,000, और क्रेडिट डेबिट साइड पे एक ही अमाउंट है 10,000 का। तो 8 और 3 11, क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो 11,000 है, जबकि डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो 10,000 है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेबिट साइड 1,000 शॉर्ट है क्रेडिट साइड से। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो बैलेंस होगा वो निकलेगा तो डेबिट साइड पे, लेकिन होगा क्रेडिट बैलेंस और ये 1,000 का होगा। तो इस तरह से आपके सामने ये रेड कलर का 1,000 लिखा आ गया। एक्चुअली ये निकलता यहाँ पे है इस हिस्से में डेबिट साइड पे, लेकिन चूँकि ट्रांसफ़र होगी इसने अगले पीरियड के अंदर इसी साइड पे चले जाना है तो हम इसलिए इसको यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये बैलेंस चूँकि क्रेडिट का बढ़ रहा है तो इस लेजर का जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा। डेबिट्स एंड क्रेडिट को मज़ीद वजाहत के साथ स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे बयान करता हूँ, यानी जैसा कि अब स्पेसिफ़िक हम बात करेंगे, चूँकि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ये बात की थी और जब हमने इस सब्जेक्ट को शुरू किया था तो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि हमारे अकाउंटिंग जो है ये बेसिकली 5 चीज़ों के गिर्द रिवॉल्व करती है: एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम, रेवेन्यूज़ एंड कैपिटल। तो पहले हम इसको एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करते हैं कि एसेट्स डेबिट शुड एक्सीड क्रेडिट, यानी यहाँ पे मैं हर एक लेजर या अकाउंट को एक्सप्लेन करूँगा। जैसा कि आपके सामने एक एसेट का लेजर बना हुआ है, एसेट उस वक्त डेबिट होते हैं जब वो इंक्रीज़ कर रहे हों और एसेट उस वक्त क्रेडिट होते हैं जब वो डिक्रीज़ कर रहे हों। ये जो अपवर्ड एरो या डाउनवर्ड एरो है ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को शो कर रहा है। तो एसेट का जब लेजर बनाया जाता है इसके जो बैलेंसिंग फिगर निकलती है वो हमेशा डेबिट ही होगी। लायबिलिटीज़ क्रेडिट्स शुड एक्सीड डेबिट्स,
और ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि जब लाइबिलिटीज़ का लेजर बनाया जाता है तो क्रेडिट शुड एक्सीड डेबिट, क्रेडिट को डेबिट पे बरतरी हासिल होती है। तो इस सूरत में ही उसका जब लेजर बनाया जाता है तो उसका अकाउंट बैलेंस जो है वो हमेशा क्रेडिट ही निकलता है। जैसा कि आपके सामने लाइबिलिटी को शो किया गया है, लाइबिलिटीज़ डेबिट उस वक्त होती हैं जब वो डिक्रीज़ हो रही हों और लाइबिलिटीज़ क्रेडिट उस वक्त होती हैं जब वो इंक्रीज़ हो रही हों। तो स्टूडेंट्स अपनी आसानी के लिए इन एरोज़ या इन डायरेक्शन की मदद से भी समझ सकते हैं कि लाइबिलिटीज़ डेबिट कब होती हैं या क्रेडिट कब होती हैं। इसी तरह हम बाकी तीनों चीज़ों को भी एक्सप्लेन करते हैं। इशुएंस ऑफ शेयर्स कैपिटल एंड रेवेन्यूज़ इंक्रीज इक्विटी क्रेडिट। अब यहाँ पे ये हार्ड एक रूल बता दिया गया है कि शेयर कैपिटल किस वक्त क्रेडिट होते हैं, जब मज़ीद शेयर इशू किए जा रहे हों या कंपनियों का रेवेन्यू जब बढ़ रहे हों तो रेवेन्यू या वसूलियों के अकाउंट भी क्रेडिट होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इक्विटी का लेजर आपके सामने बना हुआ है। इक्विटी को डेबिट उस वक्त करते हैं जब इक्विटी डिक्रीज़ कर रही हो और इक्विटी यानी शेयर कैपिटल को क्रेडिट उस वक्त करते हैं जब वो इंक्रीज़ कर रही हो। और यहाँ से ये चीज़ भी याद रखनी है कि इक्विटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। इसी तरह अगर हम इस इक्विटी के अकाउंट को, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 2 और 3 के अंदर एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन को बयान किया था, इस इक्विटी के अंदर 3-4 चीज़ें शामिल होती हैं, यानी शेयर कैपिटल होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं और इसमें से माइनस होने वाला डिविडेंड होता है। तो यहाँ पे डिविडेंड के मतलब मैंने लिख भी दिया है कि डिविडेंड्स एंड एक्सपेंसेस डिक्रीज़ इक्विटी, यानी डिविडेंड या एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं ये इक्विटी के अंदर डिक्रीज़ का बायस बनते हैं, लेकिन जो रेवेन्यूज़ होंगे वो किसी भी इक्विटी के अंदर इंक्रीज़ करने का बायस बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी अगर भी हो चाहे प्रेफर्ड हो, ये डेबिट किस वक्त होता है जब इसका अमाउंट या इसकी वैल्यू कम हो रही हो और क्रेडिट उस वक्त होता है जब इसकी वैल्यू बढ़ रही हो। इसके अगेंस्ट अगर हम ये देखते हैं रिटेन्ड अर्निंग, जो कि पिछले सालों के आपके जमाशुदा इनकम्स या प्रॉफिट्स होते हैं, ये डेबिट उस वक्त होते हैं जब ये कम हो रहे हों और ये क्रेडिट उस वक्त होते हैं जब ये इंक्रीज़ कर रहे हों। और इसी तरह डिविडेंड अदा करना, जो कि कंपनी के लिए या किसी कॉरपोरेशन के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, ये डेबिट उस वक्त होते हैं जब ये बढ़ रहे हों और लाइक एक्सपेंसेस ही हम इन्हें ट्रीट करते हैं। तो डिविडेंड जब बढ़ रहे होते हैं तो उसी वक्त डेबिट होते हैं, जब ये कम हो रहे हों तो इनको क्रेडिट किया जाता है। और अमूमी तौर पे जो इसका बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। रिटेन्ड अर्निंग का जो बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। और इसी तरह से शेयर होल्डर या ऑर्डिनरी कैपिटल जो आपके पास होगा उसका बैलेंस भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। डेबिट्स एंड क्रेडिट को मज़ीद वजाहत के साथ बयान करते हैं कुछ और पहलू स्टूडेंट की आसानी के लिए, ताकि उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। द पर्पज़ ऑफ अर्निंग रेवेन्यू इज़ टू बेनिफिट द शेयर होल्डर। मकसद प्रॉफिट कमाने का या रेवेन्यू वसूलियों को बढ़ाने का यही होता है कि शेयर होल्डर को मुनाफा जो है वो दिया जाए या उनकी नेटवर्थ या उनके कैपिटल के अंदर इजाफा किया जाए। जैसा कि हम पहले वजाहत कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 और 3 के अंदर कि जब भी वसूलियाँ होती हैं तो कैपिटल जो होता है यानी शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर इंक्रीज़ हो जाती है। द इफ़ेक्ट ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स ऑन रेवेन्यू अकाउंट इज़ द सेम एज देयर इफ़ेक्ट ऑन इक्विटी। और ये भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाते हुए इस पहलू को डिस्कस कर चुके हैं कि जो इफ़ेक्ट आपकी एक पीरियड में रेवेन्यू के ऊपर होता है उसी का डायरेक्ट इफ़ेक्ट कंपनी की शेयर होल्डर फंड या इक्विटी के ऊपर होता है। अगर आपका रेवेन्यू बढ़ रहा हो तो इक्विटी के अंदर भी इजाफा हो रहा होता है, लेकिन अगर आपका रेवेन्यू यानी वसूलियाँ कम हो रही हों यानी इनकम कम हो रही हो तो उसी का इम्पेक्ट आपको शेयर होल्डर इक्विटी पे भी नज़र आता है। एक्सपेंसेस हैव द अपोजिट इफ़ेक्ट, एक्सपेंसेस डिक्रीज द इक्विटी, जबकि एक्सपेंसेस के जो असरात हैं ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये रेवेन्यू के अगेंस्ट होते हैं। यानी अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हों तो इसका इनवर्स रिलेशन होता है, शेयर होल्डर इक्विटी उस वक्त डिक्रीज़ हो रही होती है, लेकिन जब खर्चे कम हो रहे हों तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड इंक्रीज़ कर रहा होता है। रेवेन्यू उस वक्त हम डेबिट करते हैं जब वो कम हो रहे हों और रेवेन्यूज़ को उस वक्त क्रेडिट किया जाता है जब वो बढ़ रहे हों।
जबकि एक्सपेंसेस की नौइयत और नेचर इसके डिफरेंट होती है, इसके अपोजिट होती है। एक्सपेंसेस को डेबिट उस वक्त किया जाता है जब वो इंक्रीज़ कर रहे हों, और एक्सपेंसेस को क्रेडिट उस वक्त किया जाता है जब वो माइनस हो रहे हो। एक्सपेंसेस का जो लेजर जब बनता है और उसकी बैलेंसिंग फ़िगर हमेशा डेबिट बैलेंस होती है, जबकि रेवेन्यू की जो बैलेंसिंग फ़िगर है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है। अब हम आपके सामने इसको तमाम चीज़ों को वैसे ही एक समरी के तौर पे या एक डिटेल्ड एक बनाते हुए स्लाइड आपके सामने पेश करते हैं कि नॉर्मल बैलेंसेस डेबिट किन किन चीज़ों के होते हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस, ये चीज़ों की वजाहत मैं पहले भी कर चुका हूँ कि एसेट और एक्सपेंसेस उस वक्त डेबिट होते हैं जब ये बढ़ रहे होते हैं, और एसेट्स और एक्सपेंसेस उस वक्त क्रेडिट होते हैं जब वो डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। और नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट किस वक्त होता है, यानी लाइबिलिटीज़, इक्विटी और रेवेन्यू उस वक्त डेबिट होते हैं जब ये डिक्रीज़ हो रहे हों, और जबकि लाइबिलिटीज़, इक्विटी और रेवेन्यूज़ उस वक्त इनको क्रेडिट किया जाता है जब ये बढ़ रहे हों। तो इसी एंगल से हम ये कह सकते हैं कि हमेशा एसेट्स और एक्सपेंसेस की जो बैलेंसिंग फ़िगर होती है लेजर की, वो हमेशा डेबिट होती है, जबकि लाइबिलिटीज़, इक्विटी और रेवेन्यूज़ की जो बैलेंसिंग फ़िगर होगी वो हमेशा क्रेडिट होती है। अब मैं आपके सामने एक समरी बयान करता हूँ स्टूडेंट की आसानी के लिए, और उनको समझ आ जाए कि डेबिट और क्रेडिट क्या है, उनके असरात स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या इनकम स्टेटमेंट पे क्या होते हैं। एसेट्स इज़ इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी को हमने यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। रेवेन्यूज़ इक्विटी के अंदर इजाफे का बायस बनते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस इक्विटी के अंदर डिक्रीज़ करने का बायस बनते हैं। तो हम पहले ये देखते हैं, एसेट्स डेबिट उस वक्त होते हैं जब ये बढ़ते हैं, इसी तरह एक्सपेंसेस डेबिट उस वक्त होते हैं जब ये भी इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, जबकि लाइबिलिटीज़, इक्विटी और रेवेन्यूज़ डेबिट उस वक्त होती हैं जब ये डिक्रीज़ हो रही होती हैं। तो यहाँ पे इंक्रीज़ को हम ब्लू एरो यानी अपवर्ड एरो से शो कर रहे हैं, ये इंक्रीज़ का साइन है, जबकि लाइबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू को हम रेड एरोज़ के साथ शो कर रहे हैं और इनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो इससे साबित होगा कि एसेट और एक्सपेंसेस जब डेबिट होते हैं तो इंक्रीज़ होते हैं, लाइबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू उस वक्त डेबिट होते हैं जब ये डिक्रीज़ हो रही हो। तो इसी तरह से एसेट्स को उस वक्त हम क्रेडिट करते हैं जब ये डिक्रीज़ हो रहे हों, और एक्सपेंसेस को भी हम उस वक्त क्रेडिट करते हैं जब वो डिक्रीज़ हो रहे हों। तो रेड एरो से हम यहाँ पे इनको शो कर रहे हैं, जबकि लाइबिलिटीज़, इक्विटी और रेवेन्यूज़ उस वक्त क्रेडिट होते हैं जब ये इंक्रीज़ कर रही हों। तो यहाँ से इस स्लाइड को देख के स्टूडेंट्स के लिए याद रखने की आसानी होगी कि इन अकाउंटिंग हेड्स को किस वक्त डेबिट किया जाता है या किस वक्त क्रेडिट किया जाता है। तो हम आसानी के लिए कह सकते हैं एसेट्स और एक्सपेंसेस उस वक्त डेबिट होते हैं जब वो इंक्रीज़ कर रहे हों, जबकि लाइबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यूज़ उस वक्त डेबिट होती हैं जब वो डिक्रीज़ कर रही हो। इसके अपोजिट अगर हम देखें कि एसेट और एक्सपेंसेस उस वक्त क्रेडिट होते हैं जब वो कम हो रहे हों, जबकि लाइबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यूज़ उस वक्त क्रेडिट करते हैं जब वो इंक्रीज़ कर रहे हों। अब हम स्टूडेंट की आसानी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि जितना हमने चीज़ों को सीख लिया। समरी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में क्वेश्चन है डेबिट क्या है, यानी डेबिट्स इंक्रीज बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, डिक्रीज बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, इंक्रीज एसेट्स एंड डिक्रीज लाइबिलिटीज़, डिक्रीज एसेट्स एंड इंक्रीज लाइबिलिटी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी कि डेबिट्स एसेट को तो इंक्रीज़ करते हैं लेकिन लाइबिलिटीज़ को डिक्रीज़ करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने सीखा या देखा उसके मुताबिक ही हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं कि अकाउंट दैट नॉर्मल हैव डेबिट बैलेंस आर, यानी वो अकाउंट के जिनके नॉर्मली डेबिट बैलेंसेस होते हैं वो क्या क्या है? एसेट, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, एसेट, एक्सपेंसेस एंड इक्विटी, एसेट, लाइबिलिटीज़ एंड डिविडेंड, एसेट, डिविडेंड एंड एक्सपेंसेस। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो डी है, उन सब के बैलेंस जो है वो डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है ये सही है। इक्विटी रिलेशनशिप की बात करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के जिसको बैलेंस शीट कहा जाता है, एसेट और लाइबिलिटीज़ और इक्विटी ये तीन चीज़ों को बैलेंस शीट के अंदर यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर रिपोर्ट किया जाता है, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर इन तमाम चीज़ों की वजाहत कर दी थी।
अब इक्विटी के अंदर क्या चीज़ होती है, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल क्या है, इन्वेस्टमेंट बाय शेयर होल्डर, यानी वो पैसा जो मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वेस्टर इस कंपनी में लगा चुके होते हैं बाय टेकिंग सम कॉमन शेयर्स इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। इसी तरह नेट इनकम रिटेन्ड इन द बिज़नेस, जिनको कि हम रिटेन्ड अर्निंग का नाम देते हैं, ये कहाँ से निकलती है, ये इसी में से जो अब हम बात करते हैं कि जब रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट बनती है, बिगिनिंग रिटेन्ड अर्निंग में जब हम उस साल की नेट इनकम को जमा कर देते हैं और डिविडेंड को माइनस कर देते हैं तो क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग बचती है। तो ये क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग को हम इसी इक्विटी के अंदर रिटेन्ड अर्निंग के क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे शिफ्ट कर देते हैं। हमने फाइनेंशियल फ़्लो के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस किया था कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, दूसरे नंबर पे हम रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट को बनाते हैं, तीसरे नंबर पे हम बैलेंस शीट को बनाते हैं और चौथे नंबर पे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को रिपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट के अंदर ये जो नेट इनकम होती है ये कहाँ से आती है, ये जो उस ख़ास पीरियड के अंदर इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है, यानी जब हम रेवेन्यूज़ में से जितने भी उस पीरियड के एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट इनकम कैलकुलेट होती है। तो ये नेट इनकम जिसको कि हम रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट के अंदर शिफ्ट कर देते हैं और जो इसकी रिजल्टेंट फिगर होती है इसको हम इक्विटी के अंदर ले जाते हैं। और जब तक आपकी इक्विटी सही रिपोर्ट ना हो उस कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट टैली नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर स्टेटमेंट अपने से सक्सेसिव स्टेटमेंट से जुड़ी हुई होती है और अगर किसी एक के अंदर फॉल्ट हो जाए तो वो बाकी स्टेटमेंट के अंदर भी फॉल्ट को क्रिएट या रिपोर्ट करने का बायस बनती है। डेबिट्स, इसकी समरी बनाते हैं। समरी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, रिलेशनशिप अमंग दी एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी ऑफ बिजनेस। बेसिकली ये वही तीन चीज़ें हैं कि जिनको हमने लेक्चर नंबर 2 और 3 के अंदर रिपोर्ट किया था बिजनेस इक्वेशन के अंदर। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले मैंने आपके सामने बेसिक इक्वेशन बयान की हुई है, यानी एसेट इज़ इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, और फिर इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी हुई है एसेट इज़ इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस, अब इक्विटी को मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग माइनस डिविडेंड प्लस रेवेन्यूज़ माइनस एक्सपेंसेस, और हर एक की लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि एसेट्स डेबिट उस वक्त होते हैं जब बढ़ रहे हों, क्रेडिट उस वक्त होते हैं जब क्रेडिट हो रहे हों यानी माइनस हो रहे हों, लाइबिलिटीज़ उस वक्त डेबिट होती हैं जब कम हो रही हों और लाइबिलिटीज़ उस वक्त क्रेडिट होती हैं जब बढ़ रही हों। इसी तरह से शेयर कैपिटल अकाउंट जो है ये डेबिट उस वक्त होता है जब ये कम हो रहा हो और क्रेडिट उस वक्त होता है जब ये बढ़ रहा हो। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट उस वक्त होती हैं जब कम हो रही हो और प्लस उस वक्त होती हैं जब बढ़ रही हो। डिविडेंड जो है ये उस वक्त डेबिट होता है जब बढ़ रहा हो, जब ये कम हो रहा हो तो ये माइनस होता है। रेवेन्यू भी इसी तरह से उस वक्त डेबिट होते हैं जब ये कम हो रहे हों और उस वक्त क्रेडिट होते हैं जब ये बढ़ रहे हो। एक्सपेंसेस को उस वक्त डेबिट किया जाता है जब ये बढ़ रहे हों और उस वक्त क्रेडिट किया जाता है जब ये कम हो रहे हों। द इक्वेशन मस्ट बी इन द बैलेंस आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन के बाद ये याद रखना ज़रूरी है कि ये जो इक्वेशन होगी ये बैलेंस्ड फॉर्म में होगी और टोटल डेबिट्स मस्ट इक्वल टू क्रेडिट। ये स्टूडेंट के लिए याद रखने की चीज़ है कि डेबिट और क्रेडिट का बराबर होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी जो बेसिक डिस्कशन है जो अकाउंट से रेलिवेंट थी और रूल्स एंड डेबिट क्रेडिट से रेलिवेंट थी ख़त्म हुई। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।